CSI नेट सिंप्लीफाइड विद पूजा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स आर साइंटिफिकली कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, दे आर कॉमनली रेफर्ड टू एज WBCs। तो अगर हम साइंटिफिक या मेडिकल टर्म्स में बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और लोग इसे WBCs बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स। They are essential for protecting the body against infections, foreign invaders and diseases. तो WBCs हमारे जो होते हैं वो बॉडी के सोल्जर्स की तरह एक्ट करते हैं। ये जर्म्स से फाइट करते हैं, बैक्टीरिया से फाइट करते हैं, वायरसेस और भी कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, उनसे ये फाइट करते हैं जो कि बॉडी में एंटर करते हैं, जैसे कि जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस, उनसे ये क्या करते हैं, फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। तो अब वेयर आर WBCs मेड एंड फाउंड, कहाँ पे ये पाए जाते हैं और कहाँ पे ये बनते हैं। तो अगर इनकी प्रोडक्शन की बात करें, WBCs आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो, द सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड योर बोन्स। तो WBCs जो होते हैं वो हमारे बोन मैरो के अंदर बनते हैं, जो कि एक स्पॉन्जी पार्ट होता है। हमारी जो लार्ज बोन्स होती हैं, जैसे कि हिप की बोन, थाइस की बोन, उनका जो मिडिल पार्ट होता है वो स्पॉन्जी पार्ट होता है, वहाँ पे ये हमारे बनते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, बोन मैरो, उसके अंदर ही हमारे बनते हैं WBCs। तो फिर उसके बाद अब बात करते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन के बारे में। दे कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई विद इन द ब्लड इट सेल्फ एंड इन द लिम्फेटिक सिस्टम, a network of vessels and organs including lymph nodes and lymph fluid। तो जैसे ही बनते हैं तो WBCs क्या करना शुरू करते हैं, जैसे ही बनेंगे वैसे ही अपने नंबर में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। जब भी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होएगा, मतलब इनकी ज़रूरत होएगी, उस दौरान ही अपने नंबर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये ब्लड के अंदर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम जैसे कि लिम्फ नोड्स में जो छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं हमारे, जो कि जर्म्स को ट्रैप करते हैं। लिम्फ फ्लूइड जो कि क्लियर फ्लूइड होता है, जो कि WBCs को कैरी करता है। लिम्फ वेसल्स हो गई, ठीक है, ये भी ट्यूब्स होती हैं जो कि फ्लूइड को कैरी करती हैं। तो वहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे, ब्लड में और लिम्फेटिक नोड्स और लिम्फेटिक फ्लूइड में, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, देन हाउ डू WBCs मूव एंड रीच द इन्फेक्शंस। तो कैसे ये मूव करते हैं, कैसे इन्फेक्शन तक रीच करते हैं ना, ये इनकी मूवमेंट होती है अमीबॉइड मूवमेंट। WBCs चेंज द शेप, दे आर अमीबॉइड। ठीक है, और ये स्यूडोपॉड्स को यूज़ करते हैं, जो कि होते हैं फॉल्स फीट, टेम्पररी एक्सटेंशंस ऑफ देयर सेल बॉडी टू क्रॉल अलोंग सर्फेसिस एंड मूव देयर टिश्यूज़। तो ये कहना चाह रहा है कि जो WBCs हैं वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, जैसे छोटे छोटे अमीबास अपनी शेप को चेंज करते हैं ना। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कैसे अमीबा अपना मूवमेंट करते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं, कैसे वो अपनी शेप को चेंज करते हैं। कैसे करते हैं, वो अपने बॉडी के पार्ट्स को स्ट्रेच करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्यूडोपॉड्स या फॉल्स फीट, ताकि वो क्रॉल कर सके और मूव कर सके थ्रू द टिश्यूज़। ठीक है, जैसे आप स्नेल को भी समझ सकते हैं, स्नेल कैसे मूव करता है सरफेस के ऊपर, सिमिलरली वैसे ही हमारे WBCs मूव करते हैं टिश्यूज़ के सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद एक्साइटिंग ब्लड वेसल्स से ये बाहर निकलते हैं। कैसे, दे कैन स्क्वीज थ्रू टाइनी गैप्स इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज क्या है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स, यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड डायापेडेसिस एंड एक्स्ट्रावासेशन। ये याद रख लीजिए। This allows them to leave the bloodstream and enter tissues whenever they are needed to fight infection or repair damage। तो ये कह रहे हैं कि जब भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होगा कहीं पे भी, या ठीक है, या फिर कोई वूंड की जगह होगी, ठीक है, वहाँ पे WBCs क्या करेगी, स्क्वीज़ आउट करती हैं छोटी छोटी ब्लड वेसल्स से। ठीक है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जैसे कि कैपिलरीज से क्या करेंगे, स्क्वीज़ आउट करेंगी। कहाँ से, छोटे छोटे गैप्स से, मतलब कैपिलरीज के अंदर या छोटे छोटे ब्लड वेसल्स के अंदर छोटे छोटे गैप्स होते हैं, वहाँ से ये स्क्वीज़ आउट करती है। इस स्क्वीजिंग आउट को हम बोलते हैं डायापेडेसिस या एक्स्ट्रावासेशन। तो इस तरीके से WBCs क्या करती हैं, बॉडी के में जो एक एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पे भी इन्फेक्शन है, ये इंजरी है या डैमेज है, वहाँ तक ये पहुँचती है और जर्म्स के साथ फाइट करती हैं और हेल्प करती हैं टिश्यू हीलिंग में। ठीक है, ये वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स और उनके मेन फंक्शंस हैं, ये लास्ट में देखेंगे हम। देन वी हैव
वाई आर WBCs इम्पॉर्टेंट? तो WBCs इम्पॉर्टेंट क्यों है डिफेंस के लिए? ये की प्लेयर्स हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, जो कि हेल्प करती हैं डिटेक्ट करने में, डिस्ट्रॉय करने में और रिमेंबर करने में हार्मफुल इन्वेडर्स को, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजा एंड पैरासाइट्स। तो ये क्या है, मेन फाइटर्स हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, ठीक है। ये जर्म्स को ढूंढती हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस को ढूंढती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, उनको फिर डिस्ट्रॉय कर देती हैं ताकि कोई भी इलनेस ना हो, मतलब ये प्रिवेंट कर रही है इलनेस को, और फिर उनको याद भी रखती हैं ताकि नेक्स्ट टाइम अगर सेम जर्म हमारा एंटर करेगा बॉडी में तो वो उनको फटाफट से अटैक कर देंगे, ठीक है। देन रिपेयर का मतलब सम क्लीन अप सेलुलर डेब्रिस, हेल्प हील वुंड्स एंड कंट्रोल इन्फेक्शन। तो ये कह रही है कि कुछ WBCs क्लीनर्स की तरह भी एक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो भी हमारे डेड और डैमेज्ड सेल्स होते हैं इंजरी के बाद, उनको रिमूव करते हैं और वुंड हीलिंग में हेल्प करते हैं, और स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को क्या करते हैं, ये कम करते हैं, ठीक है। इम्यून मेमोरी, सर्टेन लिम्फोसाइट्स जैसे कि B और T सेल्स ये याद रखते हैं पुराने इन्फेक्शंस को फॉर फास्टर रिस्पॉन्स इन द फ्यूचर। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ WBC है जिन्हें बोलते हैं हम लिम्फोसाइट्स, मेनली B सेल्स, T सेल्स। ये क्या करते हैं, प्रीवियस इन्फेक्शंस को याद रखते हैं ताकि अगर सेम जर्म ने अटैक करा दोबारा से तो मेमोरी सेल्स क्या करेंगे, फटाफट से रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, और स्टॉप कर देंगे हमें, स्टॉप करेंगे किस चीज़ से, कि हम दोबारा से सिक ना हो, दोबारा से हम बीमार न पड़े, इस चीज़ को स्टॉप करते हैं ये। तो इसी तरीके से हमारी इम्यूनिटी और वैक्सीन्स वर्क करते हैं। White blood cells, leukocytes, WBCs are specialized mobile cells formed in the bone marrow that guard the body against infection and support healing. They move like amoebas, exit the blood to reach in tissues, and exist in several specialized types, each playing a crucial role in the body's immune defenses. तो इसने यही समरी में यही बोला है कि WBC स्पेशल सेल्स हैं जो कि बोन मैरो के अंदर बनते हैं, ये मूव कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, मोबाइल मूवमेंट के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को इन्फेक्शन से, ठीक है, और हीलिंग के टाइम पे भी हेल्प कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि इन्फेक्शन से बचा रहे हैं ना बॉडी को, क्योंकि जहाँ पे इंजरी हो वहाँ पे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। ये अपनी शेप को चेंज करते हैं कैसे, और मूव करते हैं अमीबास की तरह, ठीक है। ये ब्लड को कैसे लीव करते हैं बॉडी टिश्यूज़ तक, हमने पढ़ा था कि ये छोटे छोटे गैप्स के थ्रू मूव कर जाते हैं, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायपेटिसिस, एक्स्ट्रावैसेशन। अलग अलग तरीके के हमारे WBCs हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, आइजनोफिल्स, बेसोफिल्स, और हर एक की अपनी अपनी जॉब है प्रोटेक्ट करने की। अब हम एक प्रोसेस पढ़ते हैं ग्रेन्युलोपोइसिस, बहुत ध्यान से समझना है इसे। तो ग्रेन्युलोपोइसिस क्या है? ग्रेन्युलोपोइसिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच ग्रेन्युलोसाइट्स क्या है हमारे WBCs, ठीक है। WBCs की एक ये टाइप है। देखिए मैंने आपको कुछ मैंने पुरानी क्लासेस में आपको पढ़ाया था WBCs की दो टाइप्स है ना हमारी, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। तो उसमें जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उसके फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रेन्युलोपोइसिस, ठीक है। ये कहाँ पे बनते हैं? ये बोन मैरो में बनते हैं। और कहाँ से बनते हैं? स्टेम सेल से। तो मैंने आपको बताया स्टेम सेल्स ही हैं मेन सेल, फर्स्ट सेल है ये, जिससे कि अलग अलग ब्लड सेल्स हमारे बन सकते हैं, या बॉडी के बाकी सेल्स भी, ठीक है। तो देखिए इसका स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट पढ़ते हैं हम। तो जितने भी हमारे, पहला हम पढ़ते हैं स्टेम सेल ओरिजिन, ठीक है। ऑल ब्लड सेल्स, चाहे वो WBCs हो, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हों, चाहे वो प्लेटलेट्स हों, दे बिगिन एज एन अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो। तो इसका मतलब है कि हर एक ब्लड सेल, चाहे वो रेड ब्लड सेल है, WBC है, प्लेटलेट है, वो एक स्टेम सेल की तरह स्टार्ट होता है बोन मैरो में। सबसे पहला सेल स्टेम सेल, उसके बाद डिसाइड होता है कौन सा सेल हमारा बनेगा, बॉडी में क्या नीड है उस हिसाब से हमारा ब्लड सेल बनेगा। इस स्टेज पे जो स्टेम सेल है ना, इसकी कोई फिक्स्ड जॉब नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको बोला है अनडिफ्रेंशिएटेड। अभी तक इसका कोई फिक्स्ड रोल नहीं बताया गया कि क्या बनने वाला है। देन इसकी अब हम बात करें ग्रेन्युलोपोइसिस, मतलब ग्रेन्युलोसाइट्स की फॉर्मेशन की बात करें। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब जब ग्रेन्युलोसाइट्स हमारे बनेंगे तो उनकी फॉर्मेशन में सेकेंड स्टेप क्या होगा? स्टेम सेल से, अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेम सेल से ये किस में कन्वर्ट होएगा? ये कन्वर्ट होएगा हमारा माइलोब्लास्ट में, ठीक है।
Myeloblasts, the first clearly identifiable cell in the granulocyte series is myeloblast. It's an immature early stage cell. ये फर्स्ट सेल है जो कि स्टार्ट करता है ग्रेन्यूलोसाइट में कन्वर्ट होना. तो पहले स्टेम सेल था, अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल. फिर उसके बाद हमें कौन सा फर्स्ट सेल मिला जो कि ग्रेन्यूलोसाइट को बनाने की सीरीज़ में हमारा चलने वाला है आगे. फर्स्ट सेल है वो माइलोब्लास्ट. ये बहुत ही यंग और अनडेवलप्ड होता है, ठीक है. लेकिन साइंटिस्ट इसको फिर भी माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है. तो ये बहुत इमेच्योर और अर्ली स्टेज सेल है और साइंटिस्ट उसको माइक्रोस्कोप में फिर भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. जैसे माइलोब्लास्ट अब हमारा ग्रो होगा तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा प्रोमाइलोसाइट. तो माइलोब्लास्ट मैच्योर्स इनटू प्रोमाइलोसाइट. एट दिस स्टेज द सेल बिगिंस एक्यूमुलेटिंग ग्रेन्यूल्स, जो कि होते हैं छोटे छोटे सैक्स ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स. यहीं पे ही हमारे ग्रेन्यूल्स बनने शुरू होंगे, जो कि क्या होते हैं, छोटे छोटे बैग्स होते हैं जो कि एंजाइम्स और प्रोटीन्स से फिल्ड होते हैं. वही फिर फ्यूचर में हमारे इन्फेक्शंस के साथ फाइट करने वाले हैं. हम ग्रेन्यूलोसाइट्स पढ़ रहे हैं ना, तो ग्रेन्यूलोसाइट्स आपको पता था इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो वो इस स्टेज में बनना शुरू होते हैं, प्रोमाइलोसाइट के स्टेज में. देन ये हमारा जैसे जैसे और ग्रेन्यूल्स बनेंगे तो ग्रेन्यूल्स क्या हैं, जो डिफरेंट एंजाइम्स से प्रोटीन से फिल्ड है, ठीक है. तो जो सेल क्या बनेगा, माइलोसाइट बन जाएगा. समटाइम्स द ग्रेन्यूल्स आर सो अबंडेंट that they obscure the nucleus. Myelocytes mostly stay in the bone marrow but may appear in the peripheral blood in certain illnesses. तो ये बोलना चाह रहा है कि नॉर्मली जो माइलोसाइट है वो हमारा बोन मैरो के अंदर ही रहता है, ठीक है, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर नहीं रहता. लेकिन अगर वो हमें हमारे ब्लड के अंदर मिलता है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन या डिजीज़ है, ठीक है. तो यानी कि बॉडी क्या कर रही है, इमेच्योर सेल्स को बहुत जल्दी जल्दी पुश आउट कर रही है इसमें, ठीक है. देन डिफ्रेंशिएशन इनटू टाइप्स. अब जो माइलोसाइट्स हैं दे आर कैटेगराइज्ड फर्दर बेस्ड ऑन स्टेनिंग. अब देखिए ये जो माइलोसाइट है ना, अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, वो ये है कि अब ये जो माइलोसाइट है कैसे, अब ये माइलोसाइट अलग अलग सेल्स में हमारा जा सकता है, ठीक है, अलग अलग वाइट ब्लड सेल्स में हमारा जा सकता है. ये तो हम प्रोसेस तो ग्रेन्युलोसाइट्स पढ़ रहे हैं, ग्रेन्युलोपोइसिस पढ़ रहे हैं, बट मैं आपको जनरली बता रही हूँ बॉडी के अंदर जो सिग्नल्स होंगे ना कि कौन सा हमारा वाइट ब्लड सेल बनने वाला है, ये जनरल बता रही हूँ वाइट ब्लड सेल की फॉर्मेशन. अभी मैं ग्रेन्युलोसाइट से थोड़ा सा हट गई हूँ इसमें. तो क्या होता है कि सिग्नल्स जो होते हैं ना, स्टेम सेल को क्या सिग्नल्स मिले हैं उस हिसाब से हमारे आगे जाके सेल्स बनने वाले हैं. तो क्या होता है, ये सिग्नल्स कैसे हो सकते हैं, जैसे कि स्पेशल प्रोटीन्स हो गए, जैसे ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, ये साइटोकाइन्स हो गए, जो कि सेल को बताते हैं कि आपको कौन सा टाइप ऑफ ब्लड वाइट ब्लड सेल आपको बनाना है, जो कि बॉडी की नीड है उस टाइम पे. तो देखिए पहले क्या हुआ था, बोन मैरो में हमारे हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल थे, है ना, वो हमारे किसी भी टाइप ऑफ ब्लड सेल में क्या करते हैं, टर्न आउट हो सकते हैं, कि किसी में भी बदल सकते हैं. अब क्या होता है, बोन मैरो के अंदर ना कुछ डिफरेंट केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं साइटोकाइन्स. वो इसके डेवलपमेंट को गाइड करेंगे. मतलब कि अब अगर माइलोसाइट को सिग्नल मिला ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर का, तो वो न्यूट्रोफिल्स में कन्वर्ट होएगा, ठीक है. अगर उसको सिग्नल मिला इस स्टेज में इंटरल्यूकिन 5 यानी कि IL-5 का, तो वो आइसोफिल्स में कन्वर्ट होएगा. अगर उसको इसी तरीके से इंटरल्यूकिन 3 यानी कि IL-3 या फिर इंटरल्यूकिन 4 यानी कि IL-4 का मिलता है, तो वो बेसोफिल्स में कन्वर्ट होएगा, फॉर्मेशन में कन्वर्ट होएगा, ठीक है. तो मतलब बेसोफिल्स की फॉर्मेशन करेगा. तो यानी कि अगर माइलोब्लास्ट या अर्ली माइलोसाइट को इनमें से कोई भी सिग्नल मिलेगा तो वो स्पेसिफिक पाथ में जाएगा. मतलब अगर GCSF मिला तो न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट बनेगा, अगर वो उसको IL-5 मिला तो वो आइसोफिलिक माइलोसाइट बनेगा, अगर उसको IL-3 या फिर IL-4 मिला तो वो बेसोफिलिक माइलोसाइट बनेगा, ठीक है. तो मैं यही बताना चाह रही हूँ. तो अब आप ये सोच सकते थे कि अभी माइलोसाइट कौन सा टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल में कन्वर्ट होने वाला है, तो वो डिपेंड करता है ऑन द सिग्नल, उसको सिग्नल मिलेगा, ठीक है. तो जैसी सेल ने डिसाइड कर लिया कि वो कौन सा WBC बनने वाला है, तो उस हिसाब से
स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स उसके अंदर बनते हैं जो कि उसके टाइप को मैच करेंगे। कहाँ पे बन रहे थे? प्रोमाइलोसाइट में। ठीक है, तो ये जो हमारा माइलोब्लास्ट वाला जो पोर्शन था प्रोमाइलोसाइट, यहीं पे ही सिग्नल मिलने शुरू हो जाते हैं जिससे कि वो उसी हिसाब से ग्रेन्यूल्स बनाएगा उस स्टेज में। ठीक है, तो अब एक नेक्स्ट चीज़, अब हम वापस से इसमें आ जाते हैं ग्रेनुलोपोइसिस में। देन डिफ्रेंशिएशन इनटू टाइप्स। अब क्या होएगा? स्टेनिंग के बेसिस पे माइलोसाइट्स को फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं। या तो वो आइजोनोफिलिक माइलोसाइट है, या फिर वो बेसोफिलिक माइलोसाइट है, या फिर वो न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट है। तो इस स्टेज पे वो कौन सा माइलोसाइट था? ठीक है, तो कि सिग्नल मिल गए थे उस हिसाब से वो वाला स्पेसिफिक माइलोसाइट यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो वो कौन सा वाला बना? आइजोनोफिलिक बना, या बेसोफिलिक बना, या न्यूट्रोफिलिक बना? हम ग्रेन्युलोसाइट्स की बात कर रहे हैं, तो यही तीन बन सकते हैं, इन तीनों में से ही कोई बनेगा। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए इसमें क्या है कि जो साइंटिस्ट्स हैं वो बता सकते हैं कि कौन से टाइप ऑफ ग्रेन्युलोसाइट बना है बेस्ड ऑन जो ग्रेन्यूल्स है ना उनके अंदर उनको क्या करते हैं, कुछ स्पेशल स्टेन्स देते हैं और माइक्रोस्कोप में फिर चेक करते हैं कि हमें कौन सा कलर उसमें मिला है। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक कलर मिलेगा उस हिसाब से वो स्पेसिफिक माइलोसाइट वो होगा। तो अगर ग्रेन्यूल्स ने ब्राइट पिंक या ऑरेंज स्टेन लिया कुछ स्पेशल सर्टेन डाइज से, ठीक है, तो वो मतलब आइजोनोफिल्स बनने वाला है। अगर उसने उस स्पेसिफिक माइलोसाइट ने ब्लू या पर्पल स्टेन लिया तो वो बेसोफिल्स बनने वाले हैं। और अगर उसने पेल पिंक या फिर लिलैक स्टेन लिया तो मतलब वो न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट बनने वाला है। तो न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट हैं तो वो क्या बनने वाले हैं? न्यूट्रोफिल्स बनने वाले हैं। उसके बाद फर्दर मैचुरेशन होएगी। क्या मैचुरेशन होएगी कि these माइलोसाइट्स मैच्योर इनटू बैंड सेल्स। अब ये माइलोसाइट कौन सा है स्टेन के बेसिस पे पता लग गया, या तो वो आइसोफिलिक होगा, या वो बेसोफिलिक होगा, या वो न्यूट्रोफिलिक होगा। तो ये क्या करेंगे? बैंड्स दे मैच्योर इनटू बैंड सेल्स एंड देन इनटू फुली मैच्योर ग्रेनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, आइसोफिल्स और बेसोफिल्स विच आर देन रिलीज इनटू द ब्लड टू परफॉर्म इम्यून फंक्शंस। तो ये कह रहे हैं जैसे ही माइलोसाइट्स हमारे ग्रो होंगे, फर्दर मैचुरेशन होगी, तो वो बैंड सेल्स में चेंज हो जाएंगे, जो कि एक स्लाइटली ओल्डर फॉर्म होती है और भी मैच्योर फॉर्म होती है। और फाइनली ये क्या बनते हैं? फुली मैच्योर ग्रेनुलोसाइट बन जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही ये मैच्योर हो जाएंगे, फुली मैच्योर हो जाएंगे, इनको ब्लड में रिलीज़ कर दिया जाएगा, जहाँ पे कि ये बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेंगे और हीलिंग में हमारा हेल्प करेंगे। बात करते हैं हाउ आर ग्रेनुलोसाइट्स आइडेंटिफाइड। पहला है स्टेनिंग। कुछ स्पेशल लेबोरेटरी डाइज लाइक राइट्स स्टेन color the different types of granules, allowing the cells to be distinguished under the microscope. साइंटिस्ट यूज़ करते हैं स्पेशल डाइज को लैब के अंदर, जैसे कि राइट स्टेन, ताकि वो कलर कर सके टाइनी ग्रैन्यूल्स को इनसाइड द सेल्स। हर एक टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइड रिएक्ट करता है डिफरेंटली टू द डाई, सो अंडर अ माइक्रोस्कोप दे कैन लुक डिफरेंट एंड कैन बी टोल्ड अपार्ट ईजिली। हम ईजिली बता सकें कि ये वाला पर्टिकुलर ग्रैनुलोसाइट है और ये वाला दूसरा वाला ग्रैनुलोसाइट है। ठीक है, दूसरा है न्यूक्लियस अपीयरेंस। तो मेच्योर ग्रैनुलोसाइट्स हैव न्यूक्लियाई डिवाइडेड इनटू 2 to 5 lobes connected by a thin threads of chromatin. This multi-lobed appearance gives rise to the alternative name polymorphonuclear leukocytes, that is PMNs। तो आपने पहले पढ़ा था ये कि ग्रेनुलोसाइट्स को पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। तो इसका कहने का ये मतलब है कि जो हमारे इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, इसका मैच्योर ग्रेनुलोसाइट का, वो हमारा राउंड नहीं होता है, बल्कि उसमें 2 से 5 सेपरेट सेक्शंस होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम लोब्स। और वो लोब्स किस चीज़ से जॉइंट होते हैं? वो जॉइंट होते हैं बाय थिन स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए क्रोमैटिन, यानी कि क्रोमैटिन से वो क्या होते हैं? जॉइंट होते हैं। ठीक है, देखिए आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, आपको ये दिख रहे होंगे, ये न्यूक्लियस है लेकिन इसमें क्या है? 2 लोब्स हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें भी दिख रहा होगा। तो देखिए, तो अब ये भी बोलना चाह रहे हैं कि क्योंकि इसके न्यूक्लियस में बहुत सारी शेप्स हैं, लोब्स हैं, इसीलिए ग्रेनुलोसाइट्स को हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। पॉली का मतलब मैनी, मॉर्फो का मतलब शेप्स, न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस।
तो इसका मतलब क्या है, मैनी शेप्ड न्यूक्लियस वाइट ब्लड सेल्स। ओके, तो देखिए अब हम बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स में डिफरेंस देख लेते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बट मैं दोबारा आपको बता रही हूँ। ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या क्या आते हैं, जिनको हम पीएमएनस भी बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स, आइसनोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक है, तो ग्रेन्युलोसाइट्स क्या है और एग्रेन्युलोसाइट्स क्या है, ये दोनों क्या हैं, डब्ल्यूबीसीज के टाइप हैं। जो ग्रेन्युलोसाइट है, मैं दोबारा बता देती हूँ, वो डब्ल्यूबीसी का टाइप है, तो मैंने बता दिया। उनमें क्या है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये हमारे एंजाइम फिल्ड सैक्स होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होंगे। वो ग्रेन्यूल्स किससे फिल्ड होंगे, वो फिल्ड होंगे आपके एंजाइम्स और प्रोटीन से फिल्ड होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर आता है न्यूट्रोफिल्स, आइसोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स किस चीज़ के लिए, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, मतलब बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए, कुछ फंजाई से फाइट करने के लिए। ठीक है, आइसोफिल्स क्या है, पैरासाइट्स के साथ फाइट करता है और कुछ एलर्जीज में हेल्प करता है ये। बेसोफिल्स क्या है, इन्फ्लेमेशन में हेल्प करता है, कुछ एलर्जिक रिएक्शंस में हमारी हेल्प करता है। तो देखिए इसमें मैंने आपको बता दिया कि आपको ग्रेन्यूल्स दिखेंगे स्टेनिंग के बाद, और ये मल्टी लोब्ड है, यानी कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूक्लियाई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स की, तो मैंने आपको बताया था इनमें मोनोसाइट्स आते हैं और लिम्फोसाइट्स आते हैं। इनमें कोई भी आपको ग्रेन्यूल्स नहीं देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा मोनोसाइट के साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिख रहे होंगे। सिमिलरली इसमें भी आपको छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे भी ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, पर आपको मोनोसाइट में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मोनोसाइट्स, जैसे कि मोनोसाइट्स के पास और एक और चीज़ देखिए, बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, सिंगल होता है, ये लोब्ड नहीं होता है। ठीक है, बीन शेप न्यूक्लियाई आपने अभी देखा ही था। और जो लिम्फोसाइट्स की बात करें तो वहाँ पे क्या है, राउंड न्यूक्लियाई। तो आपको याद रखना पड़ेगा, मोनोसाइट्स के पास क्या है, बीन शेप न्यूक्लियाई है, और लिम्फोसाइट्स के पास क्या है, राउंड न्यूक्लियाई है। अब हम बात करते हैं ये ज़रूरी क्यों है, डब्ल्यूबीसी हमारी ज़रूरी क्यों है। पहला है डायग्नोसिस। The appearance of immature granulocytes like myelocytes in the blood can signal bone marrow stress, infection or certain diseases, example leukemia। तो आप देखिए जो नॉर्मली इमेच्योर ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, यानी कि जब अपनी अर्ली स्टेज में होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जब अपनी अर्ली स्टेज में होते हैं, हमने पढ़ा था ना माइलोसाइट्स, वो क्या है उसका इमेच्योर अर्ली स्टेज डब्ल्यूबीसी। तो वो क्या होता है ना कि बोन मैरो में ही रहता है, लेकिन अगर वो आपके ब्लड स्ट्रीम में नज़र आ गया तो इसका मतलब है कि या तो बोन मैरो हमारा स्ट्रेस में है। ठीक है, बोन मैरो अंडर स्ट्रेस है, या कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो रखा है, या फिर हो सकता है कोई बहुत मेजर डिजीज़ हो लाइक ल्यूकीमिया। तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो हमारे माइलोसाइट हैं, इनके जो इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज थे वो नॉर्मली बोन मैरो में ही रहते हैं, लेकिन अगर वो आपको ब्लड स्ट्रीम में नज़र आते हैं तो मतलब बोन मैरो स्ट्रेस में है, या फिर कोई सीरियस इन्फेक्शन है, या कुछ डिजीज़ हो सकती है जैसे कि ल्यूकीमिया। दूसरा है क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफाइंग डब्ल्यूबीसीज बाय ग्रेन्यूल्स एंड न्यूक्लियर शेप इज़ क्रूशियल फॉर डायग्नोसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैनी ब्लड एंड इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स। तो ये कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर्स क्या करते हैं ना, न्यूक्लियस की शेप को देखते हैं। सेल के बीच में सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, तो उसकी शेप को देखेंगे, और साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स को देखेंगे, ताकि वो डब्ल्यूबीसी के टाइप को आइडेंटिफाई कर सके। ये उनको हेल्प करता है इन्फेक्शंस को डायग्नोस करने में, इम्यून प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने में, और ब्लड डिसऑर्डर्स को। देखो हमने ये पढ़ा था ना कि न्यूट्रोफिल्स किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैथोजन के केस में होगा, आइसोफिल्स किसी स्पेसिफिक लाइक पैरासाइट्स के उसमें होगा। तो इसी तरीके से कौन सा स्पेसिफिक इन्फेक्शन है वो हमें पता लगेगा कि कौन सा स्पेसिफिक ग्रेन्युलोसाइट, या हम बोलेंगे डब्ल्यूबीसी वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो ग्रेन्युलोपोइसिस। तो जो हमारा ग्रेन्युलोपोइसिस है, मैं आपको एक समरी बता रही हूँ इसकी, कि जो ग्रेन्युलोपोइसिस है वो क्या है, एक स्टेप वाइज बोन मैरो प्रोसेस है दैट प्रोड्यूसेस ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स।
जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, आइजनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये जो सेल्स होते हैं दे आर नेम्ड बेस्ड ऑन हाउ द ग्रेन्यूल्स स्टे इन द लैब. Mature granulocytes have multi-lobe nuclei, while monocytes and lymphocytes, जिन्हें हम agranulocytes भी बोलते हैं, they lack visible granules and have simpler nuclei. This entire classification system is used to interpret blood tests and diagnose disease. हमने इतना ही पढ़ा है अभी तक कि जो ग्रेनुलोपोइसिस थी, पोइसिस है, वो एक प्रोसेस है ग्रेनुलोसाइट्स को बनाने का. कहाँ पे? बोन मैरो में. और किससे बनता था वो? स्टेम सेल से बनता था. स्टेम सेल एक हमारा अनडिफ्रेंशिएटेड या अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है बोन मैरो के अंदर, जिससे हमारे अलग अलग तरीके के ब्लड सेल्स बनते हैं. ठीक है, उसी से ही हमारा WBCs भी बनते हैं, उसी से ही हमारे WBCs के टाइप यानी कि ग्रेनुलोसाइट्स भी बनते हैं. तो देखिए, जो कलर था ग्रेन्यूल का, हमने पढ़ा था कुछ स्पेशल डाइस की हेल्प से लैब के अंदर हम बता पा रहे थे कौन सा ग्रेनुलोसाइट है. क्योंकि न्यूट्रोफिल्स क्या कर रहे थे? पिंक कलर दे रहे थे, पेल पिंक या लिलैक ग्रेन्यूल दे रहे थे. आइसोफिल्स क्या कर रहे थे? ब्राइट पिंक या ऑरेंज ग्रेन्यूल्स दे रहे थे. बेसोफिल्स क्या कर रहे थे? ब्लू या पर्पल ग्रेन्यूल्स दे रहे थे. न्यूक्लियस अपीयरेंस में भी हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस है वो 2 से 5 लोब्स में डिवाइडेड था. ए ग्रेनुलोसाइट्स में कोई भी लोब्ड न्यूक्लियस नहीं था, वहाँ पे कोई भी विजिबल ग्रेन्यूल्स नहीं थे. न्यूक्लियस हमारा राउंड था या किडनी शेप था. किडनी शेप कहाँ पे था? बीन शेप कहाँ पे था? मोनोसाइट्स में. और लिम्फोसाइट्स में क्या था? राउंड शेप्ड. और हमने मेडिसिन के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम WBC को देखकर, ग्रेन्यूल्स को देखकर, उसके न्यूक्लियस की शेप को देखकर डॉक्टर्स ये बता पाते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन है. ब्लड कैंसर्स को डिटेक्ट कर पाते हैं, इम्यून सिस्टम की हेल्थ को मॉनिटर कर पाते हैं. तो ये था हमारा WBC का फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में हम जो WBC की टाइप्स हैं उनको अच्छे से देखेंगे. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.